नमस्कार साथियों। केवीएस टीजीटी हिंदी की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बसंत भाग 3 पाठ्य पुस्तक जो कि कक्षा 8 से है, उसका चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अनूठी दुनिया चिट्ठियों की। मतलब चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। और हम देखते हैं इस चिट्ठियों की अनूठी दुनिया में लेखक महोदय ने क्या बताने की चेष्टा की है। तो हम लोग जो है इस चैप्टर का भावार्थ भी साथ साथ जानते चलेंगे। उससे पहले जो नए लोग हैं जो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते रहें और जो भी डाउट हो वो कमेंट के माध्यम से पूछते रहें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। चिट्ठियों की अनोखी दुनिया। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहां दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। लेखक महोदय कह रहे हैं कि पत्रों की दुनिया बहुत अजीब है और उसकी उपयोगिता जो है वो हमेशा से ही अब बनी रही है। और कह रहे हैं कि पत्र जो काम कर सकते हैं वो आज के समय में जो आधुनिक जमाने में फोन और जो फैक्स या एसएमएस हैं वो संतोष पत्र जैसा प्राप्त नहीं कराते हैं। कह रहे हैं पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं, वो चाहे राजनीति का हो या साहित्य तथा कला के क्षेत्र में। और इन तमाम विवादों और घटनाओं से भी पत्र ही जुड़े होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन्हीं पत्रों ने अनोखी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। कह रहे हैं कि जो पत्र हैं वो दुनिया के तमाम साहित्यों पर केंद्रित हैं, जो उनके पत्रों पर साहित्य केंद्रित है। कह रहे मानव सभ्यता का विकास की अनोखी भूमिका भी पत्रों ने ही निभाई है और पत्रों का भाव सब जगह एक सा ही है। और पत्र चाहे अलग अलग क्यों ना हो, जैसे पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू में लेख तथा तमिल में काडिद कहा जाता है। ये इतना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आपको ऑप्शंस में आ सकते हैं। जरूर जरूर यहाँ से बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा, इसलिए हमने इसको हाईलाइट कर दिया है। तो कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न जगह पर पत्र का भिन्न भिन्न नाम है। उर्दू में खत कहते हैं, कन्नड़ संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम और जाबू और लेख तथा तमिल में काडिद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इनमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। कई पत्र जो है वो यादें सहेज कर रखते हैं और पत्रों का अपना एक दायरा और अपनी एक लेखन कला होती है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंच जाते हैं। क्या दुनिया भर में जो है पत्र हैं वो रोज तलाशते हुए एक दूसरे का खत जो है एक दूसरे का ठिकाना तलाशते हुए रोज लोगों के पास लाखों करोड़ों की संख्या में पहुंच जाते हैं। भारत में रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 4.5 करोड़ चिट्ठियां लगभग जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछ सकता है लेखक या सॉरी एग्जामिनर। 4.5 करोड़ रोज डाली जाती हैं, जो कि रिकॉर्ड है और ये खास अहमियत बयां करती है। जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था, हजारों साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। हरकारे मतलब रनर्स होते हैं या फिर तेज घोड़े जिन पर डाकिया पहले अंग्रेजों के समय में सवार होकर के अपना चिट्ठी पत्री ले जाया करते थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है कि हजारों साल तक जो संचार का साधन केवल रनर्स या तेज घोड़े रहे। ये बात 1953 की है। तो ये सन याद कर लीजिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कब कहा है, ये भी महत्वपूर्ण रखता है। उसके बाद पहिए आए और रेलवे और तार में से भारी बदलाव आया। क्या उसके बाद जो है रेलवे, फिर तार में भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया और टेलीफोन, वायरलेस
आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। कह रहे हैं उसके बाद जो तार ने रेलों से भी तेज गति का संवाद पहुंचाना शुरू कर दिया। अब टेलीफोन वायरलेस और अब रेडार है जो कि दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए एक विशेष प्रयास किए गए। क्या पिछली शताब्दी की बात करें तो लेखन ने एक कला का रूप ले लिया और डाक व्यवस्था में सुधार के लिए पत्रों की सही दिशा के विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृत विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। कह रहे हैं कि इसकी लेखन की संस्कृति जो है वो खो न जाए और विकसित रहे, इसलिए स्कूल के पाठ्यक्रमों में ये शैली विकसित की गई, ये कला विकसित की गई। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले कि विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किए हैं। भारत ही नहीं, विश्व के कई सारे देशों में ये प्रयास किया गया और विश्व डाक संघ ने भी ये प्रयास में हाथ बढ़ाया है। ठीक है, और बहुत प्रयास किया। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 में शुरू किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, 16 वर्ष से कम लोगों के लिए 1972 में पत्र लेखन की कला का सिलसिला शुरू हुआ। ये क्वेश्चन आ सकता है तो ये याद करते चलिएगा। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों का तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। कहने कि जो बड़े शहर महानगर हैं उनमें संचार का साधन तो काफी तेज हो गया है, आवाजाही भी प्रभावित हो गई है, लेकिन जो देहाती दुनिया है, जो गांव से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। ठीक है, फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक टिकट की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये सारी चीजें हैं जो फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल, इन्होंने चिट्ठियों को रोका तो है, लेकिन व्यापारिक डाकें जो होती हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं, तह मतलब गहराई में होता है, अगर आप बारीकी से उसके तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा हो या ना लिखाया हो या पत्रों का बेसब्री से इंतजार ना किया हो। बात सही, अगर आप बहुत ही करीब से देखने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने पत्र लिखा या लिखवाया ना हो या पत्र का इंतजार ना किया हो। सबने ऐसा किया है। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल नहीं। जो सीमा की सुरक्षा में लगे हुए सैनिक हैं उनकी पत्रों का कोई इंतजार करने की सीमा नहीं होती और एक उत्सुकता बनी रहती है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं करेंगे। एक समय था जब लोग जो है बहुत समय तक जो है पत्रों का बहुत बेसब्री से इंतजार किया करते थे, लेकिन अब वो समय नहीं रहा, अब वह बात नहीं रही। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी घटा दी है। पहले लोगों के संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। कह रहे हैं ये जो संचार है इन्होंने लोगों की दूरी घटा दी। साधन था, पहले केवल एक साधन था चिट्ठी, लेकिन आज बहुत सारे साधन जो है विकसित हो चुके हैं। आज हमारे देशों में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियां सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी, कवि, प्रशंसक, सन्यासी या किसान इन अपने आप में अनुसंधान का विषय है। कहना कि आज अभी भी ऐसे अपने देश में लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों मतलब पूर्वजों होता है कि चिट्ठियां संजोकर एक विरासत के रूप में रखें। वो चाहे लेखक हों या पत्रकार हों, उद्यमी या कवि हों, प्रशासक या सन्यासी या किसान, कोई भी हो सकता है, और इनकी जो रचनाएं हैं वो अपने आप में एक अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता का पुत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते। कह रहे अगर जिस समय नेहरू जी थे उस समय मोबाइल साधन होते, मोबाइल, फैक्स, ईमेल वगैरह, तो फिर एक पत्र जो है पुत्री के नाम जो लिखा गया है पिता का पत्र, वो ऐसा ना होता, जो कि आज भी जो है करोड़ों लोगों को प्रेरणा देता है। ठीक है, पत्रों को तो आप सहज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को जल्दी ही भूल जाते हैं, ये स्वाभाविक है।
क्योंकि मेमोरी फुल हो जाती है ना, तो डिलीट करने पड़ते हैं, नहीं भूलते तो डिलीट ही कर देते हैं। तो ऐसा जो है एसएमएस के साथ होता है। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार और धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। कह रहे हैं अगर महान व्यक्तियों की बात करें तो उनकी धरोहर जो है वो यादगार और धरोहर उनके पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। भारत में कह रहे हैं लेखक महोदय कि इस श्रेणी में महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है, जो कि राष्ट्रपिता कहलाते हैं। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों अंगूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना। क्या है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पत्रों की जानी मानी हस्तियों के जो अनूठे संकलन है, ठीक है। और कहें बहुत सारे ऐसे पत्र हैं जो देश काल और समाज को जानने और समझने का पैमाना भी है। भारत में आजादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे वे आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। कह रहे कि जब अंग्रेजों का यहाँ राज था और जब घटनाएं होने लगी आजादी की, तो अंग्रेजों ने जो है इस महासंग्राम के समय में अपने परिवारजनों को पत्र लिखा, और यही जो पत्र हैं वो आगे चल करके बहुत ही महान पुस्तकें, महत्वपूर्ण पुस्तकें बन गई, ठीक है। जिससे ये साबित होता है कि ये इसकी जमीनी जो मजबूती कितनी है। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिख आते थे और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। लेकिन महात्मा गांधी के जो दुनिया भर में तमाम पत्र हैं वो केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखाते थे और वे चाहे जहां भी रहते थे उनके पास पहुंच जाते थे। आजादी के आंदोलन में कई अन्य दिग्गज हस्तियों ने भी ऐसा ही किया था। कह रहे आजादी के समय में कई बड़ी हस्तियां, दिग्गज मतलब होता है बड़ी हस्तियों ने ऐसा ही किया था। गांधी जी के पास देश दुनिया की बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहे गांधी जी के पास पूरी दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे और वो उतनी ही जल्दी से उसका जवाब दे देते थे, उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वो बाएं हाथ से लिखने में जुट। महात्मा कहते हैं कि महात्मा गांधी जी को जैसे कोई पत्र मिलता तो पढ़ के तुरंत उसका जवाब लिख देते, और कहते जब जल्दी ज्यादा लिखने में उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वो बाएं हाथ से लिखना शुरू कर देते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन्हें पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते, और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया। कह रहे कि महात्मा गांधी की ही बात नहीं, उन्हीं की तरह बहुत सारे ऐसे जननायक और आंदोलनकारी हुए हैं जो कि पत्र लिखते थे और जो है गांव में मिल जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस पत्र को किसी प्रशस्ति पत्र, प्रमाण पत्र से कम नहीं मानते और उनको पढ़वा कर रख लेते हैं। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं जाने मानी किताबें लिखी जा चुकी हैं। कह रहे यही नहीं, पत्रों के आधार पर भी कई जानी मानी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। वास्तव में पत्र जो है एक दस्तावेज है, किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के जो 200 पत्र हैं वो बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखा है कहा, और पत्रों के आईने में जो है दयानंद सरस्वती जो हैं उनकी पुस्तकें आपको मिल जाएंगे अगर पत्रों के संबंध में बात की जाएगी तो। कहा जाता है प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे उन्हें बहुत मुस्तैद रहते थे। जो मुंशी प्रेमचंद हैं, एकांकी नायक, कथा कहानीकार नायक, तो उनके जो है पत्र बहुत ही प्रेरक होते थे और नए लोगों को जब जवाब देते थे तो उसमें वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही मुस्तैद रहते थे, मतलब कि तैयार रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। कह रहे इसी तरह नेहरू और गांधी के जो पत्र लिखे गए हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र वो भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्र का संग्रह प्रकाशित हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। महात्मा गांधी कवि 1915 से 1941 के बीच में
संग्रह प्रकाशित हुआ जिसमें से बहुत से नए तथ्य और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन आपका बन जाए। ठीक है, ये वाले तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के या नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, लिख लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। आगे पढ़ते हैं। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में पुरानी है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। कह रहे हैं कि भारत में जो है ये पत्रों का चलन तो बहुत पहले से था, लेकिन इसका जो विकास हुआ है वो आजादी के बाद ही है। और डाक विभाग की गुडविल मतलब जो एक प्रतिष्ठा है वो बहुत ही अच्छी है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। कह रहे हैं इसकी एक जो खास वजह है, ये लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार। कह रहे कि घर घर तक इसकी पहुंच है, और अगर कुछ भी करें, चाहे जितने साधन आ गए हैं संचार के, उन्नत साधन आ गए, लेकिन उसके बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत क्या है, बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, कह रहे हैं कि चाहे शहर में बड़े बड़े लोग रह रहे हों या फिर घरों में झोपड़ियों में जो लोग हों, रह रहे लोग हों, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढांकियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। कह रहे कि कहीं भी हो, दुनिया की किसी भी कोने में हो, चाहे झोपड़पट्टी हो, हवेली हो, या जंगल से घिरे गांव हो, या बर्फबारी से घिरे पहाड़ हो, या समुद्र के तट पर मछुआरे हों, या रेगिस्तान में ढाणियों में रह रहे हों लोग, लेकिन सभी को आज भी क्या है, पत्रों का इंतजार रहता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं, और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही। कह रहे कि ऐसा नहीं, इतने साधन तो हैं, लेकिन आज भी जो है पत्रों के आवागमन के लिए करोड़ों लोग जो है पहुंच जाते हैं डाकघरों के दरवाजे पर। इसकी बहुआयामी भूमिका आज भी नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। तो कह रहे हैं कि आज भी कई गांव घरों में जो है मनी ऑर्डर जाता है, जो कि एक पत्र माध्यम ही है, और चूल्हे जो जलते हैं वो उन्हीं के माध्यम से जलते हैं। और अगर गांव में डाकिया पहुंच गया मनी ऑर्डर लेकर के, तो वो देवदूत के रूप में जाना जाता है, और सही बात भी है। तो ये अरविंद कुमार सिंह जी इसके लेखक थे, काफी अच्छी बातें बताई, और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मैंने सारी चीजें बता दिया है। और इसमें देखिएगा कोई समझ ना आए कुछ तो कमेंट जरूर करिएगा। जो भी था इम्पोर्टेंट मुझे लगा वो मैं बताता चला हूं, और इसमें ये आप सब दर्स पे ध्यान दे दीजिएगा, हो सकता है कि जो है इसमें से कुछ पूछ लें, तो इसका जो आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। इस पार्ट को खत्म करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कर दें। तो तब तक के लिए